गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th हिंदी ग्रामर में आज हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं, तो आपका हिंदी इस विषय में अत्यधिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आइए चलते हैं हम अपने व्यवहारिक व्याकरण की ओर। इसके पहले हम लोगों ने शब्द के अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके प्रकारों पर चर्चा की। आइए चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है पद। इसके पहले हम लोगों ने शब्द और पद में अंतर महसूस किया। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक शब्द पद कहलाते हैं। जब वह वाक्य से अलग हो जाते हैं, इतर हो जाते हैं, तो उन्हें शब्द के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार शब्द और पद के बीच में होने वाले अंतर को हम लोगों ने समझा। आइए आज हम चलते हैं पद और उसके भिन्न भिन्न प्रकारों पर चर्चा करें। पद के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से प्रकार हैं, उसके कौन कौन से नाम हैं और उसके प्रत्येक प्रकारों के कौन कौन से उदाहरण आदि है। तो आइए चलते हैं पद के प्रकारों में। तो पद के कुल 5 प्रकार हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला संज्ञा पद, दूसरा सर्वनाम पद, तीसरा क्रियापद, चौथा विशेषण पद और पांचवा अंतिम पद का नाम है अव्यय पद, जिसको हम परिवर्तित नहीं करते। अव्यय पद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह चर्चा कर ली थी संज्ञा, सर्वनाम आदि के बारे में। तो आइए संज्ञा और सर्वनाम के प्रत्येक पदों में हम चलते हैं संज्ञा के भेद या प्रकारों पर। पहला पद है हमारा संज्ञा पद, इसके भेद या प्रकारों पर। तो इसके पहले थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी। संज्ञा पद के कुल 5 प्रकार हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और अंतिम पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें हम धातु आदि का वर्णन करते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा पिछले दिनों हमने इस पे चर्चा की। आइए स्पष्ट रूप से फिर से चर्चा करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द के द्वारा किसी एक व्यक्ति के नाम का बोध हो। ऐसे संज्ञावाची शब्द जिससे केवल एक व्यक्ति अथवा वस्तु के नाम का बोध हो, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे श्याम, अमेरिका, जनवरी। जैसे श्याम, अमेरिका, जनवरी, श्याम, अमेरिका, जनवरी आदि, ये हो जाएगा। दूसरे रूपों में आइए तो संज्ञा के दूसरा रूप है जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी वस्तु के पूरी जाति का बोध हो, वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होती है। हम जानते हैं जैसे कि विद्यालय, पहाड़, लड़का, शिक्षक, पुस्तक,
जैसे विद्यालय, विद्यालय में सारे विद्यालय आ जाएंगे। एक जाति का बोध हो रहा है। लड़का, लड़का में हर प्रकार के लड़के आ जाएंगे, काले हो, गोरे हो, मोटे हो, छोटे हो, लंबे हो, नाटे हो। लड़का तो लड़का ही होता है और जात में आ जाता है। उसके बाद लकड़ी, ये भी एक जाति है। लकड़ी में प्लाई की लकड़ी, आम की लकड़ी, नीम की लकड़ी, शीशम की लकड़ी, सागौन की लकड़ी, सकुए की लकड़ी, ये सब आ जाते हैं। आते हैं तीसरे में भाव। भाव का अर्थ होता है जो केवल महसूस किया जा सके, जिसमें भावना हो, जिस संज्ञा शब्दों के द्वारा केवल भाव और उनके अर्थ का बोध होता हुआ दिखाई दे, वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे मिठास, जैसे खटास, जैसे तीखा, जैसे कसैला। ये क्या है? ये एक स्वाद है। इसका केवल अनुभव किया जा सकता है, इसे पूर्ण रूप से हम व्यक्त नहीं कर सकते। इस प्रकार तीसरे संज्ञा के हम रूप में आए तो समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि इसका नाम है समूह, समूह का अर्थ होता है कई लोगों का मिलना जुलना। एक स्थान पर जहाँ कई लोग मिले या कई लोगों का एक जगह इकट्ठापन या भीड़ दिखाई दे, वहाँ समूह होता है। जैसे मेला, जैसे दल, जैसे गुच्छा, जैसे सेना, जैसे कमेटी। ये सब क्या है? कई लोगों को मिलकर के एक समूह बना हुआ है। इसलिए ऐसे शब्द जो किसी के नाम आदि का बोध भी कराते हों और समूहवाचक रूप में जाने जाते हों, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। अंतिम में आते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का अर्थ होता है धातु या कोई तरल पदार्थ, जैसे दूध, घी, दाल। धातु में आ जाइए तो सोना, चांदी, पीतल, तांबा आदि हो जाएंगे। आइए चलते हैं हम अब संज्ञा के बाद पद के दूसरे प्रकार की ओर, सर्वनाम पद की ओर। पद के प्रकारों में दूसरे प्रकारों पर हम चर्चा करते हैं। पद का दूसरा प्रकार है, पहला था संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण, पांचवा अव्यय। तो आइए देखते हैं सर्वनाम और सर्वनाम के भेदों के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वनाम क्या है? तो दूसरा है सर्वनाम पद। इसकी परिभाषा में आ जाइए। इसे हम कैसे पहचानेंगे? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले सभी शब्द, आप जानते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, तुम, वे आदि। संज्ञा नाम आदि नहीं होगा। इसके बाद आते हैं हम सर्वनाम के कुल प्रकारों की ओर। तो
सर्वनाम के हमारे व्याकरणिक नियमों में सर्वनाम शब्दों के पदों के कुल 6 प्रकार बताए गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। कौन कौन से प्रकार हैं आइए देखते हैं हम। सर्वनाम के कुल 6 प्रकार। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरा है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा है प्रश्नवाचक और अंतिम है निजवाचक। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम, फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आते हैं अंतिम निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार सर्वनाम के कुल 6 भेद या प्रकार माने गए। आइए चर्चा करते हैं हम सर्वनाम के प्रत्येक भेदों की, जिसमें सर्वनाम के पहले भेद में आए, जैसा कि हम भली प्रकार से जानते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला प्रत्येक शब्द सर्वनाम कहलाता है। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, आइए इसकी हम परिभाषा और इसके कुछ उदाहरणों पे चर्चा करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला क्या है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष, जैसा कि आप नाम को सुन रहे हैं, पुरुष, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा हो। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने सुनने वाले अथवा जिसके विषय में कुछ चाहा जा रहा हो उसके लिए किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के पदों में पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा में आइए। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति जिस सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति को बुलाने, कहने या सुनने में प्रयोग किया जाए। व्यक्ति को बुलाने, कहने
या सुनने का अर्थ प्रकट हो, वहां पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण में मैं देख लेता हूं, जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं छोटा था, जैसे मैं छोटा था। मैं इसीलिए अपने लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यहां पे मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं। वह 9वीं जमात में थे, अर्थात 9वीं कक्षा में थे। वह 9वीं जमात मीन्स कक्षा, 9वीं जमात में थे। यहाँ पे वह जो है वह सर्वनाम का शब्द है, किंतु वह से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, सामने वाले को संबोधित किया जा रहा है, बुलाने या कहने या सुनने के लिए प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए चलते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ प्रकारों में। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कुछ प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार, इसके कुल 3 प्रकार हैं। इसके पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष इस प्रकार प्रत्येक के एक उदाहरण दे सकते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष में। सर्वनाम के जिस रूप से बोलने कहने वाले का बोध होता है वह तो उत्तम पुरुष में आता है। जिस समास में किसी के सुनने का बोध होता है वह मध्यम पुरुष में आता है, और जिस समास का प्रयोग कहने सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए किया जाता है वहां पे अन्य पुरुष होता है। जैसे जब व्यक्ति अपने लिए कोई बात कहता है स्वयं के लिए, तो वहां पर उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं खाना खाऊंगा, जैसे मैं खाना खाऊंगा। मध्यम पुरुष किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, तुम घर चले जाओ, घर चले जाओ। और अन्य के लिए, अन्य का माने तीसरे व्यक्ति के लिए, जैसे वह मेरा सगा भाई नहीं है। वह कौन है? वह मेरा सगा भाई नहीं है। यहाँ पे जो वह दिखाई दे रहा है वह तीसरे व्यक्ति के लिए बात कर रहा है। दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पे एक तीसरे व्यक्ति के लिए वह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर अन्य पुरुष सर्वनाम है। आइए चलते हैं फिर आगे सर्वनाम के दूसरे भेद में, जिसका नाम है निश्चय वाचक सर्वनाम।
दूसरे पद में चलते हैं जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि हम वाक्य के द्वारा महसूस कर सकते हैं कि जहाँ पर कोई वस्तु निश्चित हो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो आइए चलते हैं हम सर्वनाम के दूसरे भेद जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। जैसे परिभाषा लिख लेते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु के पास या नजदीक या दूर होने का निश्चित अर्थ की प्रतीति होती है वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आइए हम कुछ उदाहरण पे चर्चा करते हैं। जैसे वे मेरे बड़े भाई हैं, उदाहरण देख लेते हैं। वह काला सांप है। यहाँ पे वह क्या है, तो ये निश्चित है क्या कि काला सांप है, स्पष्ट हो चुका है। और वे मेरे भाई हैं, यहाँ पर भी वे है, वे कन्फर्म है, कोई शंका नहीं है उसके भाई नहीं है। इस प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम में जहाँ पर निश्चय होने का बोध होता है वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आइए हम चलते हैं सर्वनाम के तीसरे भेद अनिश्चयवाचक में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम पे चर्चा करते हैं। जैसा कि शब्द से हम देख रहे हैं, इसमें अनिश्चय हो गया, जो निश्चित न हो। क्या निश्चित न हो, किसी भी वस्तु को प्रदर्शित करने वाला सर्वनाम का शब्द जिसमें निश्चितता स्पष्टता न दिखाई दे वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। देख लेते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु के पास या दूर होने का निश्चित होने का अनिश्चित अर्थ व्यक्त होते हैं वहां अनिश्चयवाचक, इसमें हम बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जहां पर वस्तु की निश्चितता स्पष्ट न हो। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं, वह काला सांप है। अनिश्चित क्या है, क्या हो जाएगा, शायद। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक में
शायद वह सांप है। फिर वे, क्या वे मेरे भाई हैं? स्पष्ट नहीं है कि क्या वह मेरे भाई हैं। इस प्रकार हमें शायद शब्दों में, शायद लगने के बाद वह शब्दों में, क्या वे, क्या लगने से वे शब्द में, यानी सर्वनाम के शब्द में अनिश्चितता दिखाई देने से अनिश्चयवाचक सर्वनाम की प्रतीति होती है। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम सभी लोग हिंदी क्लास 10th के व्याकरण भाग में सर्वनाम के चौथे प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपनी बातों को समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।